यूनान मिस्र रोमान सब मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मोहम्मद इकबाल की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था उसकी पहली बैठक हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। उस समय हमारे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा ने भी अपने भाषण में इन पंक्तियों का उद्घोष किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, नमस्कार। आज हम अपने इस क्लास के अंदर बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 100 से लेकर के 200 तक, क्योंकि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी अनुच्छेद 1 से लेकर के और 100 तक। आज हम 100 से आगे बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा अनुच्छेद 100 में लिखा हुआ है, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का उल्लेख या प्रावधान है। उसके बाद में सदस्यों की निरहताओं के बारे में दिए गए हैं आगे के अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 101 जो कि स्थानों का रिक्त होना, संसद में जो सदस्य हैं सांसद जिनको हम एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, उनके स्थानों के रिक्त होने जैसी प्रावधान की स्थिति में संसद क्या प्रावधान विधि बनाएगा उनका उल्लेख किया गया है। अगर 2 महीने लगातार 60 दिन कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनता है तो उसके लिए विधि संसद बनाएगी। अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य एक साथ बन जाता है तो राष्ट्रपति विधि बनाएगा, नियम बनाएगा। तो उन सभी बातों का प्रावधान है अनुच्छेद 101 में, स्थानों का रिक्त होना। उसके बाद में अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निरहताएं, उनके लिए निरहताओं का प्रावधान है कि सदस्यता किन किन स्थितियों में चली जाएगी। उसके बाद में 103 में अनुच्छेद में बताया सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय जो कि राष्ट्रपति करेगा भारत के चुनाव आयोग की राय पे। उसके बाद में अनुच्छेद 104 जो कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या रहित न होने पर या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित। तो कहने का मतलब ये भारतीय संसद के सदस्यों की निर्योग्यताओं संबंधी 4 अनुच्छेद है साथियों, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। मैं तो यही कहना चाहूँगा, दिल में हमारी याद रखना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा ना सके आपको, ऐसा अपना मुकाम रखना प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। उसके बाद में देखो संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों संबंधी आगे के अनुच्छेद हैं, तो इन्हें आपको तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। देखो अनुच्छेद 105 क्या कहता है, संसद के सदनों की और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि संबंधी प्रावधान है। उसके बाद में अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख दिया गया है जो संसद समय समय पर तय करेगी। उसके बाद में विधायी प्रक्रिया, अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है अनुच्छेद 107 में। उसके बाद में अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 108, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बहुत बार ये पेपरों के अंदर पूछा जाता है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। कौन बुलाएगा? भारत का राष्ट्रपति बुलाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही स्थापित होंगे न कि राज्यसभा में, इस बात का उल्लेख किया गया है। वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करेगा, तो इसको भी महत्वपूर्ण मानो
अनुच्छेद 110 धन विधि की परिभाषा। उसके बाद में अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति, कि राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देगा तभी ये मानो देश का कोई विधेयक वो कानून का रूप ग्रहण करेगा, अधिनियम बनेगा। तो ये अति महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110। उसके बाद में वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, जो कि आप देखोगे अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, जो कि राष्ट्रपति संसद के सदनों के समक्ष बजट पेश करवाएगा। करेगा कौन? वित्त मंत्री। तो हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द न लिख करके वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 113 संसद के प्राकरणों के संबंध में प्रक्रिया, प्राकरणों के संबंध में प्रक्रिया। 114 में विनियोग विधेयक, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है कि विनियोग विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 114 में। उसके बाद में अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। वहीं 116 लेखानुदान, उसके बाद में प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, इनका उल्लेख या इनका प्रावधान किया गया, व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। तो ये लेखानुदान भी पूछ लिया जाता है कौन से अनुच्छेद में है। उसके बाद में अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, वित्त विधेयकों के बारे में, जबकि धन विधेयक संबंधी 110, जबकि वित्त विधेयक संबंधी 117। तो इन्हें भी तैयार कर लेना। ये हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें अच्छी तरीके से देख लेना। और यह भी कहना चाहूँगा साथ साथ में कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। याद रखना, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। तो इसलिए जिंदगी में जब भी मौका मिले उस समय रिस्क जरूर लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हार भी गए, मान लो जीत नहीं मिली हमें, तो भी हमें कुछ न कुछ अनुभव और सीख तो जरूर मिलेगी। उसके बाद में देखो आगे साधारणतया प्रक्रिया, जो कि 118 के अनुच्छेद में प्रक्रिया के नियम है कि संसद की प्रक्रिया कैसे चलेगी, उन नियमों का उल्लेख है। वहीं 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन का उल्लेख किया गया है। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, ये महत्वपूर्ण है। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, या फिर याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, सदन का अध्यक्ष अनुमति दे तो कार्रवाई मातृभाषा में भी हो सकती है। संसद का जो सदन है उसका अध्यक्ष, जैसे कि लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सभापति अगर अनुमति दे दे तो मातृभाषा में भी संसद सदस्य बोल सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन होगा। संसद में न्यायालय की चर्चा नहीं होगी, निर्बंधन होगा। कहने का न्यायालय की कार्रवाई क्या हो रही है उसकी चर्चा संसद में नहीं होगी, केवल महाभियोग को छोड़ करके। महाभियोग के समय ये मानो कि न्यायाधीशों के ऊपर चर्चा की जा सकती है, वैसे चर्चा नहीं होगी, ये प्रतिबंध लगाया गया है, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हमने देखे जो कि 100 से 121 तक। उसके बाद में देखो आगे अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। तो याद रखना न्यायालय भी हमारा चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनके द्वारा भी संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना उल्लेख किया गया है कि संसद में क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे चल रही है, उसका ये मानो चर्चा न्यायालय में नहीं होगी, उसकी कोई भी चर्चा न्यायालय में नहीं की जाएगी। उसके बाद में अनुच्छेद 123 वेरी 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 मोस्ट है, जो कि भाग 5 का अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। याद रखना विधायी शक्तियां है, यहाँ पे अधिकार नहीं, कर्तव्य नहीं, कार्य नहीं, बल्कि शक्ति कहलाएगी अध्यादेश की, जो कि अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। याद रखना जो कि अध्यादेश कब, जब संसद विश्रांति काल में होगी। कहने का मतलब संसद का जब अधिवेशन नहीं होगा उस समय अगर देश को कानून की जरूरत होगी तो कानून कौन बनाएगा? भारत का राष्ट्रपति बनाएगा, जिसे हम
अध्यादेश शक्ति कहते हैं, जो कि 6 माह तक मान्य होगा, क्योंकि 6 माह में संसद का अधिवेशन होना जरूरी है। और अधिवेशन में आने के बाद संसद चाहे तो उसका नवीनीकरण कर दे, नया रूप दे करके उसको कानून बना दे फिर से। अगर संसद उसकी तरफ ध्यान ना दे तो 6 सप्ताह अर्थात 42 दिन के बाद में वह अध्यादेश शक्ति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये बात याद रखना। अनुच्छेद 123 1 2 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। 123 का अनुच्छेद अध्यादेश शक्ति से संबंधित है और अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति की क्या होगी? शक्ति होगी, विधायी शक्ति होगी, विधायी। उसके बाद में अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, हमारा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 124 से लेकर के और हम देखेंगे 147 तक कुल 24 अनुच्छेदों में ये मानो कि सुप्रीम कोर्ट या भारत संघ की न्यायपालिका का उल्लेख या प्रावधान या उपबंध किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट है अनुच्छेद 124। कहना चाहूंगा कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आपको संघर्ष या मुकाबला करना होगा। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा तैयारी करो, अच्छी शिद्दत के साथ मेहनत करो। उसके बाद में देखो आगे अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि का उल्लेख किया गया है। वहीं 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, जो कि राष्ट्रपति करेगा। वैसे याद रखना इस गठन में है जो कि नियुक्ति आप देखोगे, योग्यता आप देखोगे, उसके बाद में आप देखोगे जो कि इसके अंदर हटाने का प्रावधान है। वहीं आप देखोगे इसके अंदर त्यागपत्र का प्रावधान है। 124 में है न्यायाधीशों से संबंधित सारी बातें, तो इसलिए इन्हें तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो 127 वेरी वेरी मोस्ट है, याद रखना। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, जब ये मानो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठक के अंदर न्यायाधीशों की गणपूर्ति पूरी नहीं है, गणपूर्ति नहीं है, तो उस स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से ये मानो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 127 में ये व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब है कि इसे जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। उसके बाद में अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति भी हो सकती है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो। उसके बाद में 129 अति महत्वपूर्ण है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 में ये व्यवस्था करता है कि उसके साक्ष्य के बतौर ये मानो निर्णय माने जाएंगे और यह न्याय अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। इसलिए इसे अभिलेख न्यायालय का दर्जा दे रखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। उसके बाद में अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, मुख्य स्थान कहाँ होगा? दिल्ली होगा, लेकिन दिल्ली से बाहर भी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन मुख्य स्थान है वो दिल्ली ही होगा। अनुच्छेद 130 में ये बात लिखी हुई है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, जो और किसी के पास नहीं है, केवल उच्चतम न्यायालय के ही पास है। आरंभिक एकमेव अधिकारिता या क्षेत्राधिकार या उसकी शक्ति। उसके बाद में 131 क को निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद में 132 के अनुच्छेद में लिखा है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपील अधिकारिता, जो कि उच्च न्यायालयों की अपील है वो उच्चतम न्यायालय में भी की जा सकती है। उसके बाद में अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है। वहीं 134 में दांडिक विषय में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति या अधिकारिता का उल्लेख किया गया है, जो कि आपको तैयार करना है। उसके बाद में
अनुच्छेद 134 क में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी की गई है। वहीं 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय जो कि हमारा संघीय न्यायालय था ना की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोगपत्र होना, कहने वालों वो भी इसका प्रयोग करेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन हम कह सकते हैं। उसके बाद में 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि जो कि संसद करेगी। उसके बाद में अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियां का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, कोई भी शक्तियां निकाली जाए उसके लिए उनको शक्ति दी गई है। ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति या अधिकारिता संबंधी अनुच्छेद है। उसके बाद में अनुच्छेद 139 के कुछ मामलों का अंतरण दिया गया है कि उनका स्थानांतरण भी हो सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां दी गई है। वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबंधक होना, ये मानो कि सभी के द्वारा वो मानी जाएगी, ये बाध्यता होगी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है उसको सभी माने। तो कहने का मतलब है ये आपने देखे अनुच्छेद 122 से लेकर के 141 तक। उसके बाद में आगे देखोगे अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन का प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश 142 के अनुच्छेद में लिखा गया है। तो कहने का मतलब इन अनुच्छेदों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में आप देखोगे अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, मंत्रणा ले सकता है, लेकिन याद रखना सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे भी दिया तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद है, याद रखना 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई संधि समझौता ऐसा कानून है और उसके ऊपर अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से परामर्श देना पड़ेगा, कंपल्सरी। लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को माने तो माने, ना माने कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे बाध्यता कर दी गई है। अगर 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई संधि समझौता कानून है, ऐसा विषय है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट परामर्श जरूर देगा, लेकिन राष्ट्रपति उसे माने तो माने, ना माने। और 26 जनवरी 1950 के बाद की जो बातें हैं उन पे दोनों के ऊपर ही बाध्यता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है साथियों। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। एक एक अनुच्छेद को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद में 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। उसके बाद में 144 क को निश्चित कर दिया गया, पहले जोड़ा और उसके बाद में हटा दिया गया। 145 में न्यायालय के नियम आदि की प्रावधान या व्यवस्था की गई है। वहीं 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा वे संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 147 में निर्वचन किया गया है। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण जो कि भाग 5 का अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा और जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो अति महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 148 कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है।
उसके बाद में अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख या वर्णन किया गया है। वहीं 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दिया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 151 स्वयं परीक्षा प्रतिवेदन, जो कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसे संसद के सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो इसे तैयार कर ले। अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और उसके बाद में देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों भाग 6 राज्य सरकार। अब से पहले हमने देखी थी संघ सरकार भाग 5, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक कुल 100 अनुच्छेदों में। अब बात करें हम भाग 6 राज्य, जिसके अंदर अध्याय बनाए गए हैं 6, जो कि पहला अध्याय है साधारण, जो कि 152 परिभाषा दी गई है। उसके बाद में अध्याय 2 कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है और उसके अंदर सबसे पहले पद दिया है राज्यपाल, जो राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, संवैधानिक, औपचारिक और नाम मात्र का प्रधान। देखो अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये व्यवस्था कहाँ है? अनुच्छेद 153 में। वहीं 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, चाहे वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उसका प्रयोग करे। उसके बाद में अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 155। उसके बाद में अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इंचानुसार रहेगा और वह अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। और राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होगा, लेकिन जब तक उत्तराधिकारी नहीं आएगा पद खाली नहीं करेगा, पद नहीं छोड़ेगा। इन सभी का प्रावधान अनुच्छेद 156 में। उसके बाद में अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए रहताएं योग्यताएं केवल 2 बताइए, वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसके बाद में अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर है तो नियुक्ति के समय ही उसका पद रिक्त माना जाएगा, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये सब बातें अनुच्छेद 158 में लिखी हुई है साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ या प्रतिज्ञान करवाएगा। याद रखना, मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो उस समय उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस उच्च न्यायालय का होगा वो दिलाएगा। जबकि राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं बल्कि यहीं पे अनुच्छेद 159 में। उसके बाद में आप देखोगे अनुच्छेद 160 के अंदर व्यवस्था की गई है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, अगर ये मानो कि ऐसी स्थिति आ जाए कि राज्यपाल अपने पद पे नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? याद रखना, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक ये मानो राज्यपाल होगा। और उसके बाद में हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार भी दे सकता है राज्यपाल का। उसके बाद में अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख है। कहने का मतलब अनुच्छेद 161 में क्षमादान शक्ति दी गई है राज्यपाल को, इसे भी तैयार कर लेना। अनुच्छेद 161 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हमने बात की अनुच्छेद 142 से लेकर के और 161 तक, इसमें अति महत्वपूर्ण है, उन्हें जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है
वहीं उसके बाद में मंत्री परिषद का उल्लेख किया है अनुच्छेद 163 से 164 तक। 163 में कहा है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं जो कि अनुच्छेद 164 में 5 भाग 5 पार्ट बांटे गए हैं। एक में तो कहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्री परिषद में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा। उसके बाद में 164(2) में लिखा है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 163 और 164। यही कहना चाहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके सपनों में जान होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा जोश जुनून होना चाहिए, तब देखो आप अपनी मंजिल को अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। उसके आगे देखो आगे, राज्य का महाधिवक्ता, जैसे कि देश में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है उसी प्रकार राज्य में राज्य का महाधिवक्ता द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो कि अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता पद का उल्लेख किया गया है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहेगा। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 165 में। इसे भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। उसके बाद में सरकारी कार्य का संचालन बताया गया। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन राज्यपाल के नाम से होगा। जो भी कार्यपालिका संबंधी कार्य संपादित होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य कि प्रशासन की जानकारी मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपने अनुच्छेद 78 में देखा था प्रधानमंत्री का कर्तव्य, उसी प्रकार यहां मुख्यमंत्री का कर्तव्य अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 167 याद रखना, कर्तव्य, शक्ति नहीं, अधिकार नहीं, कार्य नहीं, कर्तव्य, कर्तव्य। उसके बाद में अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल की व्यवस्था है, जैसे कि केंद्र में संसद की व्यवस्था है, पूरे देश में संघ में। उसके बाद में देखो साधारण, अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन बताया गया। भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा, जो कुछ राज्यों में तो 2 सदन विधान परिषद और विधानसभा ऐसे लिखा हुआ है, विधान परिषद और विधानसभा तथा राज्यपाल से मिलकर बनेगा। शेष राज्यों में 1 सदन विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 168 में ये लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन संसद करेगी। किस राज्य में विधान परिषद बनेगी या किस राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना है, दोनों ही बातें हैं जो कि ये अधिकार संसद को दे दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना दी गई है। पहले विधानसभा की संरचना, उसके बाद में अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना बताई गई है, उनका गठन कैसे होगा एक राज्य के अंदर। उसके बाद में अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि बताई गई है कि उनकी अवधि क्या होगी, उनके सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा। अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताई योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, जो कि विधानमंडल नहीं होगा, विधानसभा का विघटन होगा, जो राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री के कहने पर।
जबकि सत्र या सत्रावसान का काम करेगा राज्यपाल। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 168 तैयार कर लेना, राज्यों के विधानमंडलों का जो गठन की व्यवस्था करता है। वहीं याद रखना है अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन करने की संसद की शक्ति का उल्लेख है। वहीं 170 के अंदर विधानसभाओं की संरचना बताई है। वहीं 171 में विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख किया गया है। तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये भारतीय संविधान के। उसके बाद में देखो आगे अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार होगा। डे की शक्ति, कार्य या कर्तव्य, ये अधिकार है संदेश भेजने का। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होगा 2 स्थितियों में, जबकि नवगठित विधानसभा का पहला अधिवेशन होगा उसको, और वर्ष का पहला अधिवेशन जिसे हम बजट अधिवेशन या सत्र कहते हैं, वहां पर राज्यपाल विशेष अभिभाषण करेगा। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 177 जैसे कि अनुच्छेद 88 में आपने देखा था, सेम उसी तर्ज पर अनुच्छेद 177 में राज्य विधानमंडल के अंदर मंत्री भाग ले सकते हैं, लेकिन चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, लेकिन मतदान उसी में करेंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। और राज्य महाधिवक्ता भी राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, चर्चा परिचर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा, वोटिंग नहीं करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 177। उसके बाद में राज्य के विधानमंडल के अधिकारी संबंधी प्रावधान दिए गए हैं आगे के अनुच्छेदों में। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 178 उसके बाद में 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, उन प्रावधानों का उपबंधों का उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 180 में। उसके बाद में आप देखोगे अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना, उस समय वे पीठासीन नहीं होंगे, अध्यक्षता नहीं करेंगे। कहने का मतलब अनुच्छेद 178, 179, 180 और 181 ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, चारों ही अनुच्छेद। उसके बाद में अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति कौन होगा, सदस्यों में से ही होगा, उनका प्रावधान किया गया है। तो यहां पर हमने बात की अनुच्छेद 162 से लेकर के और 182 तक। उसके बाद में देखो आगे अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, उन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख है। और वहीं 185 के अनुच्छेद में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। कहने का मतलब है अनुच्छेद 182, 183, 184, 185 इन 4 अनुच्छेदों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति संबंधी प्रावधान किए गए हैं, व्यवस्था की गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया। वहीं 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, याद रखना राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन का एक सचिवालय होगा जिसका प्रधान महासचिव होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का जो सचिवालय उसकी व्यवस्था की गई है। तो इसे भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कहता हूं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तब देखो आपको मंजिल या आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। मेहनत ज्यादा, सफल इरादा, पक्का वादा।
प्यारे विद्यार्थियों, जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, कार्य संचालन। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति करवाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान। रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है, और गणपूर्ति होगी सदन की कुल संख्या का 10वां भाग, 1/10 या कम से कम 10 सदस्य। उसके बाद में सदस्यों की निरहताओं के बारे में भी बताया गया, जो कि अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना, 191 सदस्यों के लिए निरहताएं, 192 सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय राज्यपाल करेगा। राज्य विधानमंडल के सदनों के सदस्यों की नियोक्ता का फैसला लेकिन भारत के चुनाव आयोग की राय पे करेगा। ये भी याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 192। उसके बाद में 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अरहित न होने पर या निरहित किए जाने पर बैठक और मतदान के लिए शासित। उसके बाद में राज्यों के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के आगे के अनुच्छेदों में, तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 194 में। उसके बाद में अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते का प्रावधान करता है, और उसके बाद में जो कि अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनः और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। वहीं 197 के अनुच्छेद में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन है। वहीं 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही स्थापित होगा, पेश होगा, विधान परिषद में नहीं होगा। वहीं 199 धन विधेयक की परिभाषा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर करेगा। और उसके बाद में 200 में विधेयकों पर अनुमति, जब राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पारित विधेयकों पर अनुमति देगा तो ही राज्य का कोई विधेयक, कानून या अधिनियम बनेगा। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 100 से, या हम कह सकते हैं अनुच्छेद 101 से लेकर के 200 तक, जो कि आगे के अनुच्छेद हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। जय हिंद।